नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द टॉपिक इज़ फ्रेडरिक विंसलो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। वीडियो को शुरू करने से पहला दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। टेलर 1856 to 1915 was an American who started his career as a machinist in a Midwell Steelworks, Philadelphia, and gradually, through his hard work and progress, rose to the position of the chief engineer. So फ्रेडरिक विंसलो टेलर या FW टेलर जिन्हें हम लोग जानते हैं, was an American who started his career as a machinist in a Midwell Steelworks. So इनका शुरुआत जो हुआ था एक मशीनिस्ट के तौर पे ये मिडवेल स्टील वर्क्स फिलाडेल्फिया में काम करते थे। ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज टू द पोजीशन ऑफ द चीफ इंजीनियर। सो एक मशीनिस्ट के तौर पे कंपनी में ज्वाइन हुए थे, फिर अपने हार्ड वर्क से डेडिकेशन से उन्होंने चीफ इंजीनियर के पोस्ट तक पहुंच गए थे। ही इंट्रोड्यूस हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक डेटा। सो उन्होंने उनका खुद का जो ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट्स है, ये पूरा साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड है। ही इंट्रोड्यूस हिज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक डेटा। टेलर्स अप्रोच टूवर्ड्स द मैनेजमेंट इज टर्म्स एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो उनका देखने का नज़रिया थोड़ा साइंटिफिक था, सो दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से ये जाना जाता है। फॉर दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो जैसे हेनरी फयल जी को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोलते हैं, सेम तरीके से टेलर जी को हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो पूरे पैसेज में उन्होंने उनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, मिडवेल स्टील वर्क्स में वो मशीनिस्ट के तौर पे काम करते थे, फिर उसके खुद के हार्ड वर्क प्रोग्रेस से उन्होंने किस तरीके से चीफ इंजीनियर तक के पोस्ट पे पहुंच गए थे। देन उन्होंने जो अपना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन था या एक्सपेरिमेंट्स था, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने मैनेजमेंट के फील्ड में किया है, तो उनको इसके लिए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के तो नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, टेलर्स मैनेजमेंट थ्योरी इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। दिस थ्योरी इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग द सेम टाइम। देखो क्या बोला है उन्होंने, टेलर क्या बोल रहे थे, उन्होंने अपनी थ्योरी में साइंटिफिक अप्रोच को इंसिस्ट किया है। उनका कहना था कि जो भी डिसीजन मेकिंग हम लोग करेंगे या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, वो साइंटिफिकली करना चाहिए। साइंटिफिकली करना चाहिए का मतलब क्या है कि साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है। साइंटिफिक अप्रोच मतलब एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, जहाँ अगर जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कुछ करना है हमें तो पहले उस पर प्रॉपरली सोचना चाहिए, उसके बाद ही उसको फॉलो करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो हेनरी जो FW टेलर जी है वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें हमारे डिसीजंस को अगर प्रॉपरली लेना है या प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो हमें हमारे किस तरीके से हमें साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करना चाहिए, इस पे बात कर रहे हैं। According to Taylor, the problem should be solved by scientific technique rather than the rule of thumb and trial and error approach. So FW टेलर का जो मानना था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है या जो भी डिसीजन लेना है वो साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करके लेना चाहिए, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड या रूल ऑफ थंब का यूज़ करके करना चाहिए। मतलब गलतियां करेंगे फिर सुधारेंगे, गलतियां करेंगे फिर सुधारेंगे, इस तरीके से नहीं।
तो उनका कहना था कि जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी हम लोग डिसीजन लेंगे, जो भी प्रॉब्लम, उस पर पहला सोचना चाहिए प्रॉपरली, फिर उस पर जो भी है सॉल्यूशंस निकालना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। Definition of scientific management by Frederick Winslow Taylor. Scientific management consists of knowing what you want meant to do exactly. देखिए, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने मेरी पार्कर फॉलेट का जो डेफिनेशन था, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। सो मैनेजमेंट था कि लोगों से काम करा के लेने की कला है। सो यहाँ F.W. टेलर भी वही बात कर रहे हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोविंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एग्जैक्टली, मतलब मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या करा के लेना है, इस पे F.W. टेलर इंसिस्ट करते हैं। एंड सीइंग इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर, मतलब जो भी काम करेंगे वो बेस्ट मैनर में, चीपेस्ट मैनर में करना, ये F.W. टेलर बता रहे हैं अपने डेफिनेशन में। मतलब पूरे डेफिनेशन में वो क्या बता रहे हैं कि मैनेजमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयज़ को, और सिर्फ उतना एक्सपेक्टेशन रख के नहीं, एम्प्लॉय वो काम चीपेस्ट वे में, बेस्ट वे में कर रहे कि नहीं, इसको देखना चाहिए। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है उसमें F.W. टेलर बता रहे हैं। देन नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। These principles are as follows. First principle, science not a rule of thumb। देखिए यहाँ कैसे प्रिंसिपल लिखा है, साइंस फिर कॉमा है, नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब F.W. टेलर जो बात कर रहे हैं कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिकली सोचना चाहिए, रूल ऑफ थंब के जैसा नहीं। एक्चुअली रूल ऑफ थंब पे बात करेंगे तो एक ये फिजिक्स का कंसेप्ट है रूल ऑफ थंब, जहाँ फिजिक्स में ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना है, उस पर प्रॉपरली थिंकिंग करना है। मुझे मेरे मन के लिए लगा तो फिर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं है, उस पर साइंटिफिकली सोचना चाहिए, ऐसे F.W. टेलर बोल रहे हैं। पॉइंट देखेंगे हम लोग, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्सटीट्यूटेड with the method developed through scientific analysis of work। मीन्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज, अगर ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी को इम्प्रूव करना है तो रूल ऑफ थंब मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए और साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए, साइंटिफिकली हमें सोचना चाहिए काम करते वक्त। रूल ऑफ थंब डिसीजंस आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर, क्योंकि रूल ऑफ थंब देखो हर एक मैनेजर अपने तरीके से अलग अलग तरीके से सोच सकता है। मैं एक इंडियन टीम का एग्जांपल देके बात करता हूँ। जिस तरीके से MS धोनी सोचते थे, क्या विराट कोहली उस तरीके से सोचते? नहीं सोचते। विराट कोहली का टीम को मैनेज करने का तरीका थोड़ा एग्रेसिव है, वही MS धोनी का थोड़ा शांत स्वभाव का था। सो हर एक मैनेजर का अपना तरीका होता है, जजमेंट होता है। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। छोटा से छोटा भी काम करो बट उस पर साइंटिफिकली सोचना चाहिए, साइंटिफिक एनालाइज करना चाहिए। द प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विथ सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ दैट जॉब एंड नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब कोई भी जॉब अगर हमें करना है तो वो जॉब किस तरीके से करना है इसका साइंटिफिक एनालाइज करना चाहिए, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड करके गलतियां करके फिर सुधारेंगे, गलतियां करके फिर सुधारेंगे, ऐसा अप्रोच नहीं रखना चाहिए। Standard required time and standard output should be defined by the manager. This will help in saving time, human energy and will result into expected standard output। मतलब आप जब साइंटिफिकली किसी भी चीज़ पे सोचते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, तो इससे आपका एनर्जी बचेगा, टाइम बचेगा, एनर्जी इम्प्रूव होगा, आउटपुट भी बढ़ेगा।
According to Taylor, even a small production activity like loading iron steel into a box car can be scientifically planned. जैसे उन्होंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया है, प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक लोडिंग आयरन शीट इनटू बॉक्स कार, ऐसा छोटा भी काम होगा तो भी उसको साइंटिफिकली तरीके से सोचना चाहिए, ऐसे FW टेलर बात कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट में एक अच्छा रिलेशन रहना चाहिए, हार्मनी क्रिएट होना चाहिए, तो ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना हमारे लिए इजी होगा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट. दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम. सो जब हार्मनी होगा, एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना होगी, तो ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या एक दूसरे में जो मतभेद है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट विल बी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी वर्क एनवायरमेंट फॉर अचीविंग डिजायर्ड गोल, दैट इज सक्सेस. मतलब एम्प्लॉय और मैनेजमेंट दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. इससे ही ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, जिससे हमारा जो गोल है, मतलब सक्सेस जो चाहिए, वो हमें मिल सकता है. ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉय ऑल्सो. मतलब जिस तरीके से एम्प्लॉय अपने कंपनी के लिए मन लगा के काम करता है, वैसे ही मैनेजमेंट ने भी एम्प्लॉय के प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचना चाहिए, एम्प्लॉय के समृद्धि के लिए सोचना चाहिए. थर्ड पॉइंट, मेंटल रिवॉल्यूशन. Taylor introduced the concept of mental revolution. The principle focuses on changes in the attitude of employee and management towards each other. यहाँ उनको बात करना है. देखिए, आपको ये थोड़ा पॉइंट ऊपर जैसा ही सेम लगेगा, बट मैनेजमेंट और एम्प्लॉय का जो एक दूसरे के प्रति का एटीट्यूड है या एक दूसरे के प्रति जो सोचने का तरीका है, वो उसे अच्छा करना चाहिए. और ऐसे FW टेलर सोचते, बोथ शुड रियलाइज देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि देखो ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही मैनेजमेंट भी महत्वपूर्ण है. एम्प्लॉय एग्जीक्यूशन करेंगे, बट उसका प्लानिंग वगैरह सब मैनेजमेंट करते हैं, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. दे शुड गिव फुल कोऑपरेशन फॉर अचीविंग गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स. सो अगर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा. फोर्थ पॉइंट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. सिंपल हम लोग बात कर रहे हैं, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे को हेल्प करना. देखिए, कभी भी जैसे हेनरी फायल जी ने टीम वर्क के बारे में बात किया था कि इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं है, टीम पूरा सब जन एक साथ मिलके काम करना चाहिए, जिसको यूनिटी से काम करना चाहिए. दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑन अ म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स. सो वर्कफोर्स में कौन आते हैं? एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट. ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, इंटरनल कॉम्पिटिशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट. मतलब एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, इन लोग में कंपटीशन तो होना चाहिए, कंपटीशन ठीक है, बट हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है. Management should always consider the suggestion given by employee in decision making process. मतलब मैनेजमेंट ने ऑलवेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ को भी पार्टिसिपेट करा के लेना चाहिए. एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट. मतलब जैसे एक परिवार होता है, परिवार में हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लोग भी इंपॉर्टेंट है और एम्प्लॉय भी इंपॉर्टेंट है. दे आर द इंटीग्रल पार्ट. At the same time, employees should resist themselves from going on a strike and making unnecessary demands from the management. देखो, स्ट्राइक वगैरह होना हो सकता है, बट कभी भी अननेसेसरी स्ट्राइक्स करना, कंपनी बंद करना
ये अच्छा नहीं है। तो एम्प्लॉय ने भी इससे बचना चाहिए, खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहिए मन लगा के, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा तो एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज अ टू पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो पिलर्स, जैसे एक बिल्डिंग पिलर्स पे खड़ा रहता है, वैसे एम्प्लॉई और मैनेजमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स है। 5th पॉइंट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Proper division of work should be always be accompanied with the division of responsibility between the managers and employees. देखिए हेनरी फयल जी ने इस पे बात किया ऑलरेडी कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में एफ.डब्ल्यू. टेलर बात करें कि जब आप वर्क्स को डिवाइड करना ही चाहिए, बट जब डिवीजन होता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप and middle level management authorities, whereas employee are concentrating on its execution. तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है? मैनेजमेंट का काम क्या है? प्लानिंग करना, फिर वो टॉप लेवल होने दो, मिडल लेवल होने दो, बट एम्प्लॉय का काम क्या है कि उन्होंने उसको प्रॉपरली जो प्लानिंग किया है उसको एग्जीक्यूट करना है। द रिपोर्टिंग इज डन एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय देयर सुपेरियर। सो जो भी काम दिया है एम्प्लॉयज़ को, जो भी एग्जीक्यूशन के लिए काम दिया है, तो प्रॉपर जो सुपेरियर होगा उसको वो काम के बारे में बताना ज़रूरी है। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़। इट हेल्प्स द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज़। सो दोनों से अच्छा परफॉर्म होना चाहिए, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे जाता है। So last point, 6th point, development of employer and employees for greater efficiency and maximum prosperity. 6 नंबर पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉई टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी इंप्रूव होना है, उसका परफॉर्मेंस सुधारना है, तो ऑलवेज एम्प्लॉई स्किलफुल होने चाहिए, उनमें अच्छा कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए। और ये स्किल, ये कैपेबिलिटीज़ तब आएगा जब टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देगा। दस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉई व्हेन एवर रिक्वायर्ड। सो अपने एम्प्लॉय को स्किलफुल करने के लिए या कैपेबिलिटीज़ उनमें ज़्यादा लाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। It ultimately affects the profitability of the organization. Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity. देखो हमें दोनों के बारे में सोचना है, हमें एम्प्लॉयर के बारे में भी सोचना है, हमें एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचना चाहिए कि उनको ज़्यादा स्किलफुल करना चाहिए, तो प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह देने का सब काम एम्प्लॉयर ने करना चाहिए एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि जब एम्प्लॉय ठीक से स्किलफुल रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इसका फायदा एम्प्लॉयर को भी है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये दोनों ने एक दूसरे के प्रति सोचना चाहिए, दोनों का डेवलपमेंट होना चाहिए। एम्प्लॉयर को कब डेवलप होगा एम्प्लॉयर? जब उसको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। एम्प्लॉय कब डेवलप होंगे ठीक से? जब उन्हें अच्छा सैलरी मिलेगा। सो दोनों को एक दूसरे के प्रति सोचना चाहिए। Each employee should be given proper opportunity to attain greater efficiency and maximize या maximum prosperity। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि जो होता है, कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति, एम्प्लॉयर का भी प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए और एम्प्लॉय का भी प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको समझे होंगे। अगर ये पॉइंट आपको ठीक से समझे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। That's it. Thank you very much दोस्तों। We will be meeting in our next video। तब तक के लिए बाय बाय।